नमस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी हैं। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। और ऑफिस में एक टैक्सी डर्मी करके प्रिजर्व किया हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी है लोलिता की फर्स्ट एडिशन, एक इनफेमस नॉवल जिसमें एक आदमी एक माइनर लड़की को अब्यूज करता है। ये किसी मूवी का सेट नहीं था। इस घर में डिनर करने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते थे। वो यहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। ये सब करते हुए देख उनके ऊपर मौजूद हिडन कैमरास उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगा था जो बिस्तर के ठीक ऊपर मौजूद था। ये घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टीन का। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी थी उनमें एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल II के साथ, एक में इलॉन मस्क, एक में क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और यहां पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। मैंने आपको पिछले वीडियो में दोस्तों एप्स्टीन के आइलैंड के बारे में बताया था और कैसे ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल बना। लेकिन उसके बाद अब 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की और फाइलें रिलीज कर दी हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और 2,000 वीडियोस भी शामिल हैं। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे और नाम, कई सारी और खौफनाक कहानियां निकली हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखें तो इलॉन मस्क का भी नाम आया है जिन्होंने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए हैं। आज की वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था पावरफुल लोगों का ये नेटवर्क, कैसे इसे एक आदमी के पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते थे, और कैसे इसने ना सिर्फ माइनर बच्चियों को ट्रैफिक और अब्यूज किया बल्कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? इसका जवाब है लेस्ली वेक्सनर, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है, जो विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनीज का मालिक है। 1980s में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ी कि बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दिया जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। इस घर का एड्रेस 9 ईस्ट 71st स्ट्रीट। ये बंगला मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में है, लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। ऑफिशियल ट्रांसफर प्राइस $0। 2019 में जब स्कैंडल सामने आया, एप्स्टीन की सच्चाई दुनिया को पता लगी, तब वेक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने उनसे वास्ट सम्स मिस अप्रोप्रिएट किए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वेक्सनर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी एप्स्टीन के खिलाफ और ना ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया। एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। विक्टिम मारिया फार्मर ने टेस्टिमनी दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम में दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर्स थे और इन मॉनिटर्स पर हिडन कैमरास का लाइव फीड आता रहता था। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीन्स पर दिखता था टॉयलेट,
टॉयलेट, बेड, बेड, टॉयलेट, बेड। With the men monitoring everything more. Toilet, toilet, bed, bed, toilet, bed. I'm like, I am never going to use the restroom here. यानी कि हर बेडरूम में कैमरा, हर बाथरूम में कैमरा। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड मारी तो वहां भी उन्हें हिडन कैमरास मिले थे। और 2019 में जब FBI ने मैनहट्टन वाले इस घर पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टीन की सीडीज भी मिली। ताला लगाकर छिपी हुई सेफ में रखी सीडीज, और इन सीडीज पर लेबल्स लगे हुए थे। हर एक सीडी पर लिखा था यंग ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और का था। इसी को लेकर अब कुछ लोगों का कहना है कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। By the way, I never went to the island. कहते रहे कि मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जो ये फाइलें रिलीज हुई, इसमें बहुतों की बातें झूठी साबित हुई। नए डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि सर्गी ब्रिन, गूगल के को-फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। एक विक्टिम ने भी टेस्टिमनी दी थी कि 1 जनवरी 2007 को उसने आइलैंड पर ब्रिन और उनकी फियोन्से को देखा था। एप्स्टीन के फॉर्मर बोट कैप्टन ने भी कंफर्म किया कि उसने ब्रिन को आइलैंड पर एक से ज्यादा बार देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पब्लिक फाइट चल रही थी, तब मस्क ने ट्वीट करके कहा था, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए वो फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। लेकिन जनवरी 2026 में जब नई फाइलें रिलीज हुई तो आयरनी देखी, इलॉन मस्क का नाम खुद इन एप्स्टीन फाइल्स में था। 2012 से लेकर 2013 के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टीन के बीच में। नवंबर 2012 इलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं कि क्या वो एप्स्टीन के आइलैंड पर आ सकते हैं। इलॉन ने लिखा, व्हाट डे/नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। इसके बाद दिसंबर 2012 में इलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी। आई रियली वांट टू हिट द पार्टी सीन एंड लेट लूज। 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर, इलॉन मस्क टू आइलैंड December 6th। इज दिस स्टिल हैपनिंग? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टीन की पूरी कहानी सिर्फ 2 ही चीजों पर टिकी है, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन थी, सही कनेक्शंस थे, वो पावरफुल बन गया, और जिसके पास नहीं थे वो सिस्टम से बाहर रह गया। आज 2026 में गेम बदल गया है। आज सबसे पावरफुल टूल है AI, लेकिन प्रॉब्लम वही है, बहुत कम लोग इसे एक्चुअली सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग बस चैट GPT में 2-3 सवाल टाइप करके सोचते हैं कि बस यही AI है। मैं पिछले 1 साल में करीब 3 या 4 बार अपनी AI मास्टर क्लास को होस्ट कर चुका हूं। 50,000 से ज्यादा लोग अभी तक इसे अटेंड कर चुके हैं, और पिछले सेशन का जो फीडबैक आया है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 76% लोगों का कहना है कि मास्टर क्लास उनकी एक्सपेक्टेशंस के अबव एंड बियॉन्ड गई। एक एग्जांपल बताऊं तो इस मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक पूरी की पूरी वर्किंग वेबसाइट बना सकते हो। कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसे ही इस क्लास में आप बिना किसी डिजाइन स्किल के AI के जरिए एक फुल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। और ये तो सिर्फ 2 छोटे से उदाहरण है। इसके अलावा आप सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक से लेकर AI से इमेजेस, वीडियोस, गाने बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रोडक्टिविटी हैक्स, 25 से ज्यादा AI टूल्स मैं पर्सनली लाइव आकर आपको सिखाऊंगा। ये 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मैंने बनाई है, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी। अगला सेशन 15 फरवरी को शाम के 7 बजे हो रहा है। अगर उस टाइम पर आप अवेलेबल नहीं हो तो अगले 7 दिन तक रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो। हर सेशन में सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जल्दी कर लेना। अब वापस एप्स्टीन फाइल्स पर आते हैं। एप्स्टीन केस की सबसे ड्रामेटिक डाउनफॉल की कहानी है दोस्तों ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू की। एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे ने कहा कि उनको 17 साल की उम्र में 3 बार प्रिंस एंड्रयू ने रेप किया था। एक वायरल फोटो भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साल की वर्जीनिया की कमर पर है। How many times were you trafficked to him? 3 times. How old were you? I believe I was 17. और अभी लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की एक और महिला के साथ फोटो मिली है। फरवरी 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ एक लॉ सूट भी सेटल किया था जिसमें वर्जीनिया को 12 मिलियन पाउंड्स दिए गए। लेटेस्ट रिलीज फाइल्स में भी एंड्रयू का नाम कई बार आता है। 2010 की इमेज, एप्स्टीन ने ऑफर किया कि वो एंड्रयू को एक 26 साल की सुंदर रशियन औरत से मिलवा दे। एंड्रयू रिप्लाई करते हैं कि वो डिलाइटेड होंगे। एक ईमेल में एंड्रयू एप्स्टीन के साथ बकिंगम पैलेस में डिनर करने की भी बात करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यहां पर यह है
है कि जिस औरत ने एंड्रू को अक्यूज किया था, वर्जीनिया, वो अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर लेती है। अक्टूबर 2025 में इसकी वजह से यूके के किंग चार्ल्स अपने भाई एंड्रू को प्रिंस के टाइटल से हटा देते हैं। इसके बाद उनसे ड्यूक ऑफ यॉर्क और बाकी सारे ऑनर्स भी छीन लिए जाते हैं। अब लीगली वो सिर्फ एंड्रू माउंटबैटन विंडसर है। इसके अलावा उनको उनके रेजिडेंस रॉयल लॉज छोड़ने को भी कह दिया गया था और अभी जनवरी की लेटेस्ट रिलीज के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया है। सितंबर 2019 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बिल गेट्स से पूछा था कि क्या उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई संबंध है, तो उन्होंने कहा था कि वो एप्स्टीन से मिले थे लेकिन कोई बिजनेस रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, 2011 के बाद बिल गेट्स ने एप्स्टीन के साथ कई बार मुलाकात की थी, कम से कम 3 बार उनके मैनहट्टन के घर पर। मार्च 2013 में गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में भी ट्रैवल किया था, लेकिन 2011 में एप्स्टीन ऑलरेडी एक पब्लिकली नोन कॉन्विक्टेड ऑफेंडर थे। जब 2021 में जाकर बिल गेट्स का डिवोर्स होता है अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ, तो उसमें बिल गेट्स का एप्स्टीन कनेक्शन एक मेजर रीजन बताया जाता है। जनवरी 2026 की रिलीज में और भी डिस्टर्बिंग चीजें मिली हैं। एप्स्टीन ने खुद को जुलाई 2013 में ड्राफ्ट ईमेल्स लिखे थे जिनमें गेट्स के बारे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अनवेरिफाइड एलिगेशंस थी। हालांकि बिल गेट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने इन एलिगेशंस को एब्सोल्युटली अब्सर्ड और कंप्लीटली false बताया है। Apparently, Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. The email is, false. लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक लिमिटेड नहीं था। इन लेटेस्ट फाइलों में इंडिया के कई पावरफुल लोगों के नाम सामने आए हैं और सबसे डिटेल्ड कनेक्शन यहां पर दिखा है अनिल अंबानी के साथ। फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स डॉक्यूमेंटेड है। 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया था, विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडिया रिलेशनशिप एड डिफेंस कोऑपरेशन। इसी तरह 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने लिखा था, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन एसैप। यहां पर जैरेड कश्नर ट्रंप के दामाद थे जो उनके सीनियर एडवाइजर भी थे और लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स था। मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में भी गए थे। 14 मई और 20 मई के बीच इन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग भी कोऑर्डिनेट की थी जिस दिन लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आना था। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को एक मैसेज भी भेजा था कि मोदी किसी को उनसे 23 को मिलने भेज रहे हैं। इन फाइल्स के हिसाब से 23 मई को शाम के 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे थे और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से। इसी दिन रात को 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को एक मैसेज भेजा था। इसमें लिखा था, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। और इसी मैसेज में एप्स्टीन बैनन को कहता है कि इस आदमी ने कहा कि नो वन इन वॉश स्पीक्स टू हिम एंड हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना एंड देयर प्रॉक्सी इन द रीजन पाकिस्तान टोटली बायज इनटू योर विजन। 2 चीजों पर ध्यान दो आप इस मैसेज में। पहला है G20 की बात करी गई है कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा और दूसरा, पहले 2 शब्द देखो क्या लिखे हैं, हिज गाय, यानी कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है। इसी दिन रात को 1:05 पर एप्स्टीन ने अंबानी को एक मैसेज भेजा, टुडे वाज अ ट्रीट, नाइस सीइंग यू। और सुबह के 4 से 4:30 बजे के बीच एप्स्टीन ने बैनन को लिखा, हिज फोकस वांट्स टू बी स्टॉपिंग चाइना, आई कैन सेट, यू शुड मीट विद मोदी। अगले दिन सुबह 10:23 पर एप्स्टीन ने अंबानी को मैसेज भेजा, आई थिंक मिस्टर मोदी माइट एंजॉय मीटिंग स्टीव बैनन, यू ऑल शेयर द चाइना प्रॉब्लम। और शाम को 4:14 पर सबसे शॉकिंग चीज, एप्स्टीन वापस बैनन को मैसेज करता है, मोदी ऑन बोर्ड। ध्यान से इस कॉन्वर्सेशन को पढ़कर देखिए दोस्तों, इसके क्या मायने हैं। एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से है। अनिल अंबानी तो फिर भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में एक और इंडियन नाम सामने आया है जो आज मोदी सरकार में मिनिस्टर है,
हरदीप सिंह पुरी। इन फाइल्स में पुरी और एप्स्टीन के बीच मल्टीपल ईमेल एक्सचेंजेस मिले हैं और 3 कंफर्म्ड मीटिंग्स के भी सबूत हैं। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर यह मीटिंग्स हुई थी। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये सारी मीटिंग्स उस दौरान हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे और मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। एक्चुअली में सितंबर 2017 में ये मिनिस्टर बने थे और सितंबर 2014 में एक ईमेल है एप्स्टीन पुरी को लिंक्डइन फाउंडर राइड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ईमेल में लिखा जाता है राइड हरदीप राइड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। 13 नवंबर 2014 पुरी एप्स्टीन को एक डिटेल्ड ईमेल भेजते हैं जिसमें इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया था। पुरी का कहना है कि वो इंडिया के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। ये बात हो सकती है सही, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट जो बाद में जाकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं वो एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर से रेगुलर कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि बात असल में यह है दोस्तों कि साल 2008 से ही एप्स्टीन एक कॉन्विक्टेड ऑफेंडर था, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट, और यह बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में दोस्तों नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है, मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है। लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो. ... इट वर्क। अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। एप्स्टीन के अनुसार उसी ने ही एडवाइस दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएं और वहां पर नाचे और गाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग यहां पर इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी नाचे और गाए होंगे ट्रंप के सामने, लेकिन इसका मतलब यहां पर मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि इजराइल में नाचने और गाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ पेश किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइलों पर सफाई देते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसी बातें लिखेगा? अगर एप्स्टीन सही में ऐसी मनगढ़ंत बातें करता था तो फिर इसके बाद अनिल अंबानी कौन सी लीडरशिप का नाम लेकर उससे मिलने गए थे? और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन फाइलों में कम से कम 4500 डॉक्यूमेंट्स में आता है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत बात करी थी और अभी जो नई फाइलें रिलीज हुई हैं इनमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एफबीआई ने पिछले साल ट्रंप और एप्स्टीन के बारे में पब्लिक से आई दर्जनों टिप्स की समरी बनाई है। इनमें ट्रंप के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के कई सारे बहुत खौफनाक आरोप लगे हैं, जैसे कि 6 अगस्त 2025 की ये वाली ईमेल देखिए। इसमें एक आरोप लगा है कि एक दोस्त को 35 साल पहले न्यू जर्सी में ट्रंप ने रेप किया जब वो सिर्फ 13 या 14 साल की थी। एक और औरत ने एफबीआई को 13 जनवरी 2021 को कांटेक्ट किया और कहा कि वो ट्रंप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और ट्रंप एक्टिवली लड़कियां रिक्रूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐसा खुद के लिए कर रहा था या एप्स्टीन के लिए। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ झूठे और सेंसेशनलिस्ट आरोप हैं जो 2020 चुनाव से ठीक पहले लगाए गए थे। अब ट्रंप के अलावा इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बाराक 2013 से 2017 के बीच एप्स्टीन से कम 30 बार मिले थे। पिछले साल तक CIA डायरेक्टर रहे विलियम बर्न्स ने 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मीटिंग की थी। हावर्ड लटनिक जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वो दिसंबर 2012 में एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है ट्रंप सरकार के अंदर जो लोग एप्स्टीन से मिले थे। 2013 में एक ईमेल में वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने एप्स्टीन को अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट किया था और लिखा था,
वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हारेम। स्लोवाकिया देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिरोस्लाव लाज्याक को फाइल्स रिलीज करने के बाद रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनकी एप्स्टीन के साथ फोटोज देखी गई। ब्रिटिश एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स पीटर मैंडलसन को एप्स्टीन फाइल्स की वजह से सितंबर 2025 में ही उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। नई फाइल्स में पता चलता है कि 2009 में ब्रिटिश बिजनेस सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने एप्स्टीन को सरकारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। अब पुलिस ने उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है। दीपक चोपड़ा अमेरिका में रहने वाले एक वेलनेस गुरु और बेस्ट सेलिंग ऑथर एक ईमेल में एप्स्टीन को लिख रहे थे, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, क्यूट गर्ल्स आर रियल। एक और ईमेल में दीपक चोपड़ा एप्स्टीन को कहते हैं, कम टू इजराइल विद अस, ब्रिंग योर गर्ल्स, इट विल बी फन टू हैव यू। इसके अलावा सबसे शॉकिंग केस है नोआम चॉम्स्की का, जिनको इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में काफी रिस्पेक्टेड माना जाता है। उनकी एप्स्टीन से क्लोज फ्रेंडशिप थी। फरवरी 2019 में एप्स्टीन ने किसी को नोआम चॉम्स्की के नाम से एक ईमेल फॉरवर्ड किया था जिसमें लिखा था, द हॉरिबल वे यू आर बीन ट्रीटेड इन द प्रेस एंड पब्लिक, इट्स पेनफुल टू से, बट आई थिंक द बेस्ट वे टू प्रोसीड इज टू इग्नोर इट। इसी तरह से ढेर सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एक पैटर्न बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। एप्स्टीन की पहुंच हर जगह थी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, रॉयल्टी, हर सर्कल में पूरी दुनिया के ग्लोबल एलीट तक एप्स्टीन की पहुंच थी। लेकिन एक सवाल अभी भी क्लियर नहीं है, आखिर एप्स्टीन को इतना इन्फ्लुएंस मिला कैसे, इतनी पहुंच मिली कैसे? क्या वो सही में अपने मैनहट्टन वाले घर में इन एलीट लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे? अभी तक दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स के लगभग 35 लाख पेजेस रिलीज हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ओरिजिनली 60 लाख डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, तो 40% डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। सोचकर देखो उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और जानने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप सरकार के कंट्रोल में है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर खुद को बचाने के लिए कुछ सेलेक्टेड फाइलें लोगों से छुपा रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में अभी तक सिर्फ एक इंसान जेल गया है, और वो है एप्स्टीन की राइट हैंड घिस्लेन मैक्सवेल। इसे एक औरत के अलावा किसी पर कोई और चार्ज नहीं लगाया गया है और ना ही कोई सजा सुनाई गई है। जबकि सच बात तो यह है कि बहुत से लोग इस ट्रैफिकिंग में शामिल थे। कई सारी मिस्टीरियस डेथ्स भी हैं इस केस में, जिसमें सबसे बड़ी एप्स्टीन की खुद की डेथ है। असल में ये जेफरी एप्स्टीन की कहानी एक इंसान से कहीं ज्यादा और बड़ी है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ऑफिशियली हमें बताया गया है कि एप्स्टीन ने खुद जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या सही में ऐसा हुआ था या फिर एप्स्टीन को मारा गया था ताकि उस नेटवर्क के प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, प्राइम मिनिस्टर्स और बिलियनियर्स को बचाया जा सके। ऐसी ही एक और मिस्टीरियस डेथ थी फ्रेंच मॉडलिंग एजेंट यॉन लुक ब्रुनेल की, जिस पर आरोप था कि वो मॉडलिंग के बहाने यंग गर्ल्स को एप्स्टीन तक पहुंचाता था। उसने भी फरवरी 2022 में पेरिस की जेल में एलिजिडली आत्महत्या कर ली थी। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइम पर ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप अब एप्स्टीन की जिंदगी और उसकी इस मिस्टीरियस डेथ के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो उसे मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, यहां क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।